Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट 24वां कंप्लीट करवा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है 24वां। और इसके अलावा यहाँ पर मैं जो अब आज आपको मैं क्वेश्चन सीरीज करवाने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर, जो सीरीज है वो है 290 से 200, जो क्वेश्चन सीरीज है उसका नंबर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैं 290 से लेकर आपको 302 तक सॉल्व करवाऊँगा। इस तरीके से टोटल मैं कह सकता हूँ आपको आज 12 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊँगा यहाँ पर। तो आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखें। इसके अलावा यदि आप इनसे पीछे के 290 क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हो, जिसमें 302 तक के क्वेश्चन शामिल रहेंगे, इनकी PDF लेना चाहते हो तो आप मेरे से PDF ले सकते हो, जो कि आपको बहुत ही कम चार्ज में और बहुत ही एक सिंपल तरीके से मिल जाएगी। उसके लिए आपको मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने दिख रहे हैं 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनमें आप ऐड होके और ये मेरे से PDF ले सकते हो। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा हूँ मैं, जो कि नेट JRF के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए और नेट JRF के फर्स्ट पेपर के लिए, ज्योग्राफी का और फर्स्ट पेपर का दोनों का एक कंबाइंड व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर भी वही 7891350470 है। तो आप उससे भी ऐड हो सकते हो। तो इनडायरेक्टली हम अब टॉपिक वाइज टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, ये है आज का हमारा टॉपिक। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है मोस्टली। यहाँ पर हम आज वापस आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज। देखो, ये एक तरीके से चैप्टर, सबसे पहले मैं बता दूं, मॉडल पेपर सेट 24 है। इसका जो क्वेश्चन नंबर वैसे तो 1 है, क्योंकि मैं हर एक PDF का जो क्वेश्चन सीरीज है वो 1 से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन अब तक मैं टोटल 302 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ, इस PDF को शामिल किया जाए तो। और इससे पहले 290 कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर दिन और रात के समय में विभिन्नता का क्या कारण है? ऑप्शन ए है पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा। दूसरा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। तीसरा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। और चौथा है स्थान विशेष की अक्षांशीय स्थिति। तो आप इसका करेक्ट आंसर सजेस्ट करें, फिर मैं आपका इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहने के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न स्थानों पर दिन एवं रात के समय में विभिन्नता होती है। देखो, जो पृथ्वी है अपने अक्षांश पर, अपने अक्ष पर, अक्षांश पर नहीं, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानों पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। क्या होता है? दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती तो सभी जगहों पर दिन और रात की अवधि बिल्कुल सेम होती। क्या होता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या पृथ्वी बिल्कुल इस तरीके से तिरछी है? जो पृथ्वी का झुकाव है बिल्कुल इस तरीके से तिरछा है, ऐसे इस तरीके से झुकाव है। और सपोज डेट यहाँ पर कोई सूरज है, यहाँ पर कोई सूर्य है। अब क्या है, यहाँ तो क्या होगा, रात की अवधि अधिक होगी, यहाँ पर क्या होगा, दिन का अवधि अधिक होगा, क्योंकि एक साइड ऊपर उठी हुई है और एक साइड नीचे धसी हुई है। दूसरी बात, सूर्य की परिक्रमा के कारण ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। देखो, 2 घटनाएं घटित होती रहती हैं। एक तो होता है ऋतु परिवर्तन और दूसरा होता है दिन रात की अवधि में अंतर। दिन रात की अवधि में अंतर का सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के एंगल पर झुका होना। और ऋतु में परिवर्तन का क्या कारण है? ऋतु में परिवर्तन का कारण है
पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना। क्या करना? पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर जाने पर रात्रि के समय में निरंतर वृद्धि होती है। शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर जाने पर समय में निरंतर वृद्धि होती है। दूसरा कथन, 22 दिसंबर के दिन आर्कटिक वृत्त पर पूरा दिन सूर्य नहीं उगता। दोनों कथन है, यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑप्शन एक है पहला, ओनली पहला। ऑप्शन दूसरा है ओनली दूसरा। ऑप्शन तीसरा है सी है पहला और दूसरा। और ऑप्शन डी है ना तो पहला और ना ही दूसरा। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का सी। यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। देखो दोनों कथन बहुत सिंपल से हैं, केवल आपको समझना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। दो क्या है कथन दोनों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर दीर्घवृत्तीय तल से झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न ऋतुओं में दिन और रात के समय में अंतर देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में, उत्तर की ओर बढ़ने पर उत्तरोत्तर रूप से रात्रि काल के समय में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? रात्रि काल के समय में वृद्धि होती है। मध्य शीत ऋतु यानी 22 दिसंबर को आर्कटिक वृत्त पर पूरा दिन सूर्य नहीं निकलता। उपयुक्त दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का पहला कथन है कि ग्रीष्म ऋतु में अंटार्कटिक वृत्त पर दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सूर्यास्त नहीं होता है। दूसरा कथन है ग्रीष्म ऋतु जून में उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दिन की अवधि बढ़ती है। यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से 4 कथन है, इनमें से सही कथन की पहचान करनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सही कथन है केवल कथन नंबर फर्स्ट, कि ग्रीष्म ऋतु में अंटार्कटिक वृत्त पर दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिक वृत्त का है दक्षिणी गोलार्ध में है, 21 जून को सूर्यास्त नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखो अंटार्कटिक वृत्त में 21 जून को सूर्यास्त नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध का जो अंटार्कटिका क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है ये, वहां पर 24 घंटे का दिन होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दिन की अवधि में वृद्धि देखने को मिलती है। इसी क्रम में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्यास्त नहीं होता और 24 घंटे का दिन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिख रखा हूँ मैं, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लेना है तो आपको वो PDF के माध्यम से मिल सकता है, या फिर आप वीडियो को पॉज करके और फिर लिख सकते हो। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, विषुवत वृत्त पर सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है। दूसरा, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो ग्रीष्म अयनांत होता है। समरात दिन की स्थिति को अयनांत कहते हैं। ये 3 कथन है। इन तीनों कथनों में से हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। ये इसके 4 ऑप्शन है। कथन जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी में केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी में दूसरा और तीसरा कथन सही है। और ऑप्शन डी में पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी कथन सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पर केवल कथन नंबर 2 ही सही है। क्या है? कथन नंबर 2 ही सही है कि सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसको हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। एक बार मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। विषुवत वृत्त पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है। क्या है? कि विषुवत वृत्त पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है। एक तो कब? जब उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है। जैसे
उत्तरी गोलार्ध ले लो चाहे दक्षिणी गोलार्ध ले लो। सपोज दैट ये क्या है, विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। अब यहाँ से सूर्य बिल्कुल इस तरीके से ऊपर गया, फिर क्या हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो क्या हुआ, एक तो यहाँ पर देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ दूसरा डायग्राम बना के। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया थोड़ा सा। देखो यहाँ से सूर्य ऊपर की ओर जाना स्टार्ट किया, ये दूसरी बार नीचे आ गया, फिर ये नीचे जाना स्टार्ट किया, फिर ये। तो इस तरीके से सूर्य एक साल में विषुवत वर्ष जो विषुवत रेखा है उसके बाद दो बार, उसके ऊपर दो बार लंबवत चमकता है। एक तो चमकता है 21 मार्च को और दूसरा चमकता है 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब हम आगे बात करते हैं, सूर्य जब मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, सूर्य जब मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, मकर रेखा के ऊपर लंबवत कब चमकता है, वो चमकता है 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर, सॉरी मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शीत अयनांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीत अयनांत बोलते हैं। इसके साथ साथ ही सूर्य कर्क रेखा के ऊपर 21 मार्च को लंबवत चमकता है। कब, सॉरी 21 जून को लंबवत चमकता है। कब, 21 जून को। ध्यान रखना दो बातें हैं, सूर्य मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है 22 दिसंबर को, जिसको हम शीत अयनांत बोलते हैं। इसके विपरीत सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है 22 जून को। कब, 22 जून को, जिसको हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। चार शब्द है, पहला है शीत अयनांत 22 दिसंबर, उसके बाद दूसरा कौन सा है, ग्रीष्म अयनांत 21 जून, 21 मार्च और 23 सितंबर को हम विषुव अयनांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुव अयनांत बोलते हैं। उसके बाद आता है, सूर्य जब विषुवत वर्त पर लंबवत चमकता है तो सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। कि जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है तो पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है, जिसको हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, या सम रात दिन कहते हैं। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, गर्मी की अपेक्षा सर्दी में सूर्य आकाश में अधिक दूर पर स्थित होता है। गर्मी की अपेक्षा सर्दी में सूर्य आकाश में अधिक दूर पर स्थित होता है। गर्मी में सूर्य की किरणें अधिक क्षेत्र को आच्छादित करती हैं। तीसरा कथन है, सर्दी में सूर्य की तिरछी किरणें धुंधली होती हैं और अधिक व्यापक क्षेत्र को आच्छादित करती हैं। यहाँ पर हमें सही कथन का पता चलाना है। ऑप्शन ए है कि पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी है कि पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी है कि केवल तीसरा सही है, और ऑप्शन डी है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5वां है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि केवल यहाँ पर जो कथन तीसरा है वो सही है कि सर्दी में सूर्य की तिरछी किरणें धुंधली होती हैं और अधिक व्यापक क्षेत्र को आच्छादित करती हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हो, मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका डिस्क्रिप्शन लगा नहीं है। बाकी आपको लगता है कि इसका डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना चाहिए तो आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विषुवत वर्त के निकट गोधूलि का क्षेत्र अधिक होता है। उसके बाद कथन दूसरा है, सूर्य अस्त और पूर्णतः अंधकार के बीच की स्थिति को गोधूलि कहते हैं। इन दोनों में से हमें सही कथन का पता चलाना है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा, और ऑप्शन डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर केवल कथन
2 सही है। कथन पहला गलत है। क्यों गलत है मैं भी आपको बताता हूँ। देखो क्या स्थिति है, डिटेल से बताता हूँ मैं आपको कि विश्वत। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 2 होते हैं, एक तो गोधूली होता है और दूसरा ऊषा काल होता है। एक तो क्या होता है, ऊषा काल होता है, दूसरा गोधूली होता है। बिल्कुल लास्ट लाइनों के ऊपर आओ आप एक बार, बिल्कुल बहुत ही सही ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। एक गोधूली होता है, एक ऊषा काल होता है। गोधूली क्या होता है, सूर्य अस्त और पूर्णतः अंधकार के बीच का जो समय होता है, सूर्य अस्त और पूर्णतः अंधकार के बीच का जो समय होता है उसको गोधूली बोलते हैं। जबकि सूर्य उदय और पूर्ण उजाले के बीच का जो समय होता है उसको ऊषा काल कहते हैं। 2 होता है, एक तो गोधूली, सूर्यास्त और पूर्णतः अंधकार के बीच का समय, जिसको हम इंग्लिश में ट्विलाइट बोलते हैं। दूसरा होता है डाउन। डाउन क्या होता है, जिसको हम ऊषा काल बोलते हैं। सूर्योदय और पूर्णतः उजाले के बीच का जो समय होता है उसको हम ऊषा काल कहते हैं। अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स पर। विषुवत वर्त पर सूर्य की किरणें अन्य अक्षांशों की अपेक्षा लंबवत पड़ती हैं, बात बिल्कुल सही है। इस तरह विषुवत वर्त पर ऊषा काल और गोधूली की अवधि अन्य स्थानों की तुलना में कम होती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऊषा काल है और गोधूली है वो बहुत कम होता है। इस तरह विषुवत वर्त पर गोधूली का क्षेत्र समशीतोष्ण अक्षांशों की तुलना में कम होता है। और जो यहाँ पर जो इसका जो क्षेत्र होता है विषुवत वर्त पर, जो ऊषा काल और गोधूली होता है उसका क्षेत्र समशीतोष्ण अक्षांशों की तुलना में कम होता है, क्योंकि समशीतोष्ण अक्षांशों के ऊपर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। क्या करती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विषुवत वर्त की तुलना में गोधूली और ऊषा काल का क्षेत्र अधिक होता है। क्या कारण है, कारण ध्यान रखना। क्वेश्चन बन जाता है कि विषुवत वर्त की तुलना में समशीतोष्ण अक्षांशों पर गोधूली और ऊषा काल का क्षेत्र अधिक होता है। क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री के एंगल पर पड़ती हैं और समशीतोष्ण जो अक्षांशीय क्षेत्र होता है वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल कारण है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, ऊषा काल और गोधूली पृथ्वी द्वारा सूर्य से ग्रहित अपरिवर्तित प्रकाश का परिणाम है। कथन दूसरा, ध्रुवों पर अल्पावधि के लिए ही सूर्य की किरणें अपरिवर्तित होती हैं। ध्रुवों पर अल्पावधि के लिए ही सूर्य की किरणें अपरिवर्तित होती हैं। ऑप्शन ए कि केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन बी की केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी की पहला और दूसरा कथन सही है और ऑप्शन डी दोनों सही नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7वां है उसका करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर केवल पहला कथन सही है कि जो ऊषा काल और गोधूली है वो पृथ्वी द्वारा सूर्य से ग्रहित अपरिवर्तित प्रकाश का परिणाम है। एक बार मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता देता हूँ। ऊषा काल और गोधूली वस्तुतः पृथ्वी द्वारा सूर्य से ग्रहण किए गए विसरित या अपरिवर्तित प्रकाश का परिणाम होता है। कि जो ऊषा काल और गोधूली है वो पृथ्वी द्वारा सूर्य से ग्रहण किए गए प्रकाश का परिणाम है। सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सबसे कम अवधि के लिए अपरिवर्तित होती हैं, जो क्रमशः ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती हैं और ध्रुवों पर अपरिवर्तित प्रकाश की अवधि सबसे अधिक होती है। कि जो सूर्य के प्रकाश की जो अपरिवर्तित की जो स्थिति है, मतलब सूर्य के प्रकाश की जो किरणों की जो पड़ने की स्थिति है वो विषुवत रेखा पर सबसे कम है और ध्रुवों पर सबसे अधिक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर पड़ती हैं और धीरे धीरे वो कोण घटता जाता है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्वेश्चन फर्स्ट, प्राय चंद्र ग्रहण अमावस्या को और सूर्य ग्रहण पूर्णिमा को घटित होता है। कथन दूसरा, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा के परिधीय क्षेत्रों में हरित वलय की स्थिति बनती है। हमें इन दोनों कथनों में से पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है।
ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, और ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो जो 8वें का करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर दोनों कथन ही सही नहीं है। देखो क्यों सही नहीं है, कारण प्राय चंद्र ग्रहण अमावस्या को और सूर्य ग्रहण पूर्णिमा को होता है, ये बात गलत है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा के परिधीय क्षेत्रों में हरित वलय की स्थिति बनती है, यह बात भी गलत है। क्यों गलत, मैं कारण बताता हूँ। सामान्यतः चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण अमावस्या को। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तब हमें क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी फंस जाती है। तो इसलिए ध्यान रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या हो रहा है, चंद्रमा बीच में घुस रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, और चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी घुस रही है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को हो रहा है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को हो रहा है। चंद्र ग्रहण में चांद पर अंधेरा हो रहा है, पृथ्वी पर उजाला हो रहा है। पूर्णिमा को बिल्कुल ऐसा होता है। सूर्य ग्रहण में चांद पर उजाला हो रहा है, पृथ्वी पर अंधेरा होता है। अमावस्या को बिल्कुल ऐसा होता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का प्रवेश हो जाए, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाए, तो इसे हम सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में हरित वलय की स्थिति आती है। डायमंड रिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जो हीरक वलय होता है उसको इंग्लिश में डायमंड रिंग बोलते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो क्या होता है, सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में डायमंड रिंग, हीरक वलय बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में हीरक वलय, डायमंड रिंग की स्थिति बनती है और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से हीरक वलय के लिए उत्तरदायी कारण की पहचान करो। पहला है चंद्रमा की सतह का खुरदरा होना, दूसरा है पृथ्वी की भू आकृति, तीसरा है चंद्रमा का सपाट होना, चौथा है सूर्य के आसपास छोटे खगोलीय पिंडों का चमकना। तो इसका सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा की सतह का खुरदरा होना, कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो सूर्य के चारों तरफ हीरक वलय, डायमंड रिंग की स्थिति बनती है, और उस डायमंड रिंग की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा की सतह का खुरदरा होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित कारकों पर विचार करो। पहला कारक चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, दूसरा कारक सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण, तीसरा पृथ्वी का घूर्णन। उपयुक्त में से कौन से कारक ज्वार भाटा की घटना के लिए जिम्मेदार है? ऊपर 3 कारण दिए हुए हैं। नीचे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ज्वार भाटा के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, जिसमें पहला है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, दूसरा है सूर्य की आकर्षण शक्ति और तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। देखो यहां पर ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। एक्सप्लेन करके बताता हूं। सबसे पहले ज्वार भाटा क्या होता है, सबसे पहले समझना जरूरी है कि ज्वार भाटा क्या होता है। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जब सागरीय जल ऊपर उठना और गिरना क्या होता है, दोबारा बताता हूं।
सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। इसमें जब सागरीय जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब सागरीय जल नीचे गिरता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। देखो, जब इस तरीके से सागरीय जल ऊपर उठता है ये ज्वार है, जब ये नीचे गिरता है इसको क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ये क्या है? सागर तल है। और जो ये वाली स्थिति है, क्या है? जो ये वाली स्थिति है बिल्कुल इस तरीके से होता है ज्वार भाटा में। सपोज दैट ऐसे होता है। सबसे पहले क्या होता है? महासागर का जल ऊपर उठता है, किसके कारण? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। तो जब ये सागरीय जल ऊपर उठता है तो इसको क्या बोलते हैं? ज्वार कहते हैं। जब ये सागरीय जल नीचे गिरता है तो इसको क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। जो ये वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं? उच्च ज्वार बोलते हैं। और जो ये वाला एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? निम्न ज्वार बोलते हैं। कि जब ज्वार की स्थिति में सागरीय जल अत्यधिक ऊपर उठता है, कि जब ज्वार की स्थिति में सागरीय जल अत्यधिक ऊपर उठता है तो इसको क्या कहते हैं? उच्च ज्वार कहते हैं। और जब भाटा की स्थिति में सागरीय जल अधिकतम नीचे जाता है, कि जब भाटा की स्थिति में जल अधिकतम नीचे जाता है उसको हम निम्न ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न ज्वार कहते हैं। ज्वार भाटा के 3 कारण हैं। पहला है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, दूसरा है सूर्य की आकर्षण शक्ति, और तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन, जिसको हम अपकेंद्रीय बल भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, ज्वार भाटा के समय चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति की तुलना में कम होता है। दूसरा है दीर्घ ज्वार केवल पूर्णिमा के दिन ही अनुभव किए जाते हैं। हमें यहाँ पर पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। ये 4 ऑप्शन है। पहला केवल पहला सही, ऑप्शन 2 केवल दूसरा सही, ऑप्शन 3 कि ना पहला सही और दूसरा सही, दोनों सही, और ऑप्शन डी ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही। ये दोनों कथन है। देखो एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ज्वार भाटा के समय चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति की तुलना में कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। उसका कारण बताऊँ मैं अभी नीचे आपको। दीर्घ ज्वार केवल पूर्णिमा के दिन ही अनुभव किए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अब देखो, ज्वार भाटा के समय चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति की तुलना में अधिक होता है। कि जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति की तुलना में अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा सूर्य की तुलना में अधिकतम निकट है। क्योंकि सूर्य का पृथ्वी से काफी दूरी पर स्थित होना। दोबारा से समझा देता हूं। जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें सूर्य की तुलना में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों में से चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम निकट है और सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूर है। या इस शब्दों में बोल सकता हूं कि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से सूर्य बहुत ही अधिक दूरी पर है, जिसकी वजह से सूर्य के जो आकर्षण शक्ति है उसका प्रभाव कम पड़ पाता है। और चंद्रमा की निकटता के कारण, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटता के कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव अधिक पड़ता है। दूसरा पॉइंट, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सिद्ध में होते हैं तो हम इसको सिजगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम सिजगी बोलते हैं कि जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सिद्ध में होते हैं। उच्च ज्वार इन तीनों स्थितियों में आता है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सिद्ध में होता है तो उच्च ज्वार की स्थिति बनती है, और ये तीनों एक सिद्ध में होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या को। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उच्च ज्वार केवल 2 बार ही आता है। एक पूर्णिमा को आता है और दूसरा अमावस्या को आता है। कब आता है? उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा और
पृथ्वी तीनों की एक सिद्ध में होने की स्थिति में आता है, और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में कब होते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के फलस्वरूप चंद्रमा के सम्मुख वाले भाग पर ज्वार का अनुभव होता है। दूसरा, चंद्रमा का परिक्रमण ज्वार भाटा के समय को प्रभावित करता है। हमें दोनों में से सही कथन का पता चलाना है। पहला है केवल पहला, दूसरा है केवल दूसरा, तीसरा है केवल पहला और दूसरा, और चौथा है ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो है कथन नंबर 2 कि चंद्रमा का परिक्रमण ज्वार भाटा के समय को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है, चंद्रमा का परिक्रमण है जो ज्वार और भाटा को के समय को प्रभावित करता है। देखो आगे बताता हूँ मैं। चंद्रमा के सम्मुख भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार अनुभव किया जाता है। कि जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है, जो चंद्रमा का सम्मुख भाग है जो हमें दिख रहा है, चंद्रमा का वो भाग जो हमें दिख रहा है, उसकी आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार अनुभव किए जाते हैं। जबकि पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप चंद्रमा के विपरीत वाले भाग पर ज्वार आता है। दोबारा बताता हूं अपने सिंपल से शब्दों में कि चंद्रमा के सम्मुख भाग में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है। संतुलन को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी के घूर्णन के संतुलन को बनाए रखने के लिए चंद्रमा के सम्मुख भाग के जस्ट विपरीत पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आता है। दूसरी बात, सामान्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप, अपकेंद्रीय बल का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, ध्यान रखना। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के उपरांत एक ज्वार आना चाहिए, किंतु यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है, और इसका कारण है पृथ्वी का चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमा करना। देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है कि हर एक स्थान पर ज्वार 24 घंटे बाद में, 12 घंटे बाद में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12 घंटे बाद में आना चाहिए, लेकिन वो ज्वार 12 घंटे बाद में न आके 26 मिनट की देरी से आता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ राउंड लगाना, या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करना। इसके अलावा एक कारण और है, वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण और दूसरा कारण दोबारा से क्वेश्चन बना के बताता हूं कि प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के अंतराल पर ज्वार आना चाहिए, लेकिन वो 12 घंटे के अंतराल पर न आके 26 मिनट की देरी से आता है। उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? सबसे महत्वपूर्ण कारक है चंद्रमा का परिक्रमण, और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी का परिभ्रमण, अपने अक्ष पर घूर्णन। ये मैंने समझा दिया है जब मैंने डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ा है ज्योग्राफी, वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल से समझा दिया है, उसको आप जरूर देखें। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। PDF लेने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7891350470 पर मेरे से कांटेक्ट करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।